को आपको पॉइंट वाइज लिखना कंपलसरी नहीं है कि एग्जिस्टेंस के अंदर सारे पॉइंट्स एक साथ लिखो, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप इन पॉइंट्स को ऊपर नीचे लिख करके इस तरीके से लिख सकते हैं, जिनसे हमें पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ रियल में हमारे पास है या नहीं है। तो नॉर्मली फिजिकल वेरिफिकेशन की चीज़ें ही एग्जिस्टेंस के अंदर आती है। और अगर हमें किसी पॉइंट से ये पता चल रहा है कि उसका अमाउंट हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो वो चीज़ें वैल्यूएशन के अंदर जाएगी। और अगर हमें किसी चीज़ से ये पता चल रहा है कि इसका ओनरशिप किसका है, आपका है, मेरा है, तो वो चीज़ें ओनरशिप के अंदर जाएगी। जैसे इन्वेंट्री के अंदर मैंने आपको बताया था, ये जो पॉइंट्स थे स्टार्टिंग के, फिजिकल वेरिफिकेशन, चेक द इंटरवल्स ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन डन बाय मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, ये 3 चीजें मेरी एग्जिस्टेंस बता रही है, ठीक है। वैल्यूएशन मुझे ये 2 चीजें मेरा वैल्यूएशन बता रही है। ओनरशिप मुझे कि गुड्स इन ट्रांजिट में जो चीज है, जो स्ट्रॉन्ग लाइंग विद कंसाइनी है, जो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल है, ये सब मुझे क्या बता रहा है कि इसका ओनरशिप मेरा है या नहीं है, ये ऑडिटर को चेक करना चाहिए। अगर ओनरशिप मेरा है तो क्लोजिंग स्टॉक में ये चीज इन्वॉल्व होनी चाहिए, अदरवाइज इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन ये एबीसी एनालिसिस जो है, स्टोर लेजर्स जो है, ये तो इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हैं हम। इसी टाइप से आप इसमें भी कर सकते हो, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड है, आप अकाउंटिंग किस मैनर में कर रहे हो, तो ये तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर वाली चीज चली गई आपकी, ठीक है। ये वैल्यूएशन आ गया AS10, AS12, AS19, AS28 एंड AS26, सारी चीजें आ गई वैल्यूएशन के अंदर, ठीक है। चार्ज ऑन असेट्स जो है, लॉज की कंप्लाइंस आ गई, क्योंकि वो भी हमें चेक करने होते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन, अगेन फिजिकल वेरिफिकेशन आपका एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाएगा। ओनरशिप, ये सारी चीजें बाकी मैंने लिखी हुई है। तो इस तरीके से आपको चेकिंग करनी है। ये रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट है, ये भी वैल्यूएशन के अंदर आ जाएगा। तो नॉर्मली इतना समझ लो, जहाँ पे भी पैसे की बात कर रहे हैं हम, वो वैल्यूएशन के अंदर चला जाएगा। ये चीज आपसे रिलेटेड है या नहीं है, ये चीज हमारी ओनरशिप के अंदर आ जाएगी। और एग्जिस्टेंस, फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी पॉइंट होते हैं वो एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाएंगे। ओके, नाउ डेटर क्रेडिटर। डेटर क्रेडिटर में ऑडिटर सिर्फ इतना सा कर सकता है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशंस ले सकता है, बहुत बार समझा चुकी हूँ क्या होती है, और लेजर चेकिंग कर सकता है कि कब पैसा आया, कब सेल हुआ, ये सारी चीजें। इसके अलावा डेटर्स क्रेडिटर्स में हमारे पास चेकिंग करने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। ओके, देन लोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वेरिफिकेशन का, है ना। सबसे पहले अगर लोन का मुझे वेरिफिकेशन करना है तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि आपने कोई भी लोन लिया है, ठीक है। लोन कितने टाइम पीरियड के लिए लिया, क्या लोन आपने बिजनेस पर्पस से लिया है क्या, क्योंकि बिजनेस पर्पस से लोगे तभी हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखा सकते हैं। आपका पर्सनल लोन हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं दिखा सकते। तो ऑडिटर सबसे पहले क्या चेक करता है, लोन का पर्पस चेक करता है। देन मैंने लिखा है यूज ऑफ लोन फंड। ऑडिटर को ये चेक करना होता है कि आप ये जो लोन ले रहे हैं इसका यूज कहाँ पे कर रहे हैं। कुछ लोन्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होते हैं, और कुछ लोन्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होते हैं। पढ़े हैं आप लोगों ने शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स? यस मैम। जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, जो नॉर्मली हमारी वर्किंग कैपिटल के अंदर यूज में आते हैं। एफएम पढ़ रहे हो ना? नो मैम। अच्छा, एफएम स्टार्ट नहीं किया अभी। तो वर्किंग कैपिटल, ओके, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो हमारे डे टू डे रूटीन बिजनेस के अंदर जो पैसा काम आ रहा है ना, या फिर जो लेस देन नॉर्मली 1 ईयर के लिए जो पैसा हमारे पास काम आएगा, दैट इज शॉर्ट टर्म लोन। वर्किंग कैपिटल के लिए अगर आपने आपका पैसा यूज लिया है, आपने लोन वर्किंग कैपिटल के लिए लिया है, तो उसका यूज भी आपको वर्किंग कैपिटल में ही करना चाहिए। अगर आपने कोई लोन लिया है 5 सालों के लिए कि मैं इस पैसे से फिक्स एसेट परचेज करूंगा, तो आपका पर्पस वही होना चाहिए, आपको यूज उसी पर्पस के लिए करना चाहिए। तो ऑडिटर को चेक करना होता है कि जो लोन आपने लिया है उसका यूज स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही हो रहा है ना।
देन ऑडिटर को चेक करना है कि आपने जो क्लोजिंग बैलेंस दिखाया है। यस मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। नो मैम सही आ रही है। नो मैम सही आ रही है। हाँ मैम सही आ रही है। ओके ओके। तो जो बैंक लोन स्टेटमेंट है, ऑडिटर को फिर क्या वेरीफाई करना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस वेरीफाई करेगा ऑडिटर कि आपने कितना, सारी चीज चेक करनी है उसे, आपने कितना लोन लिया, ठीक है, लोन के ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, आपको कितने टाइम पीरियड में वापस से लोन का रीपेमेंट करना है, और एट द ईयर एंड आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। ये सारी चीजें एक ऑडिटर लोन के लेजर के अंदर चेक करता है। तो वो ये चीज किससे चेक करेगा? वो ये चेक करेगा बैंक लोन स्टेटमेंट से। बैंक जब भी आपको एक लोन देती है तो वो साथ में आपको एक लोन स्टेटमेंट इशू करती है कि ड्यूरिंग द ईयर आपके और बैंक के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए रिगार्डिंग दिस लोन। तो ऑडिटर को उस लोन स्टेटमेंट से आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो लेजर है उसे चेक करना चाहिए। इसके अलावा ऑडिटर को लोन एग्रीमेंट चेक करना चाहिए ताकि उसे लोन से रिलेटेड बातें पता चले। क्या आपने लोन लेने के लिए साथ में कोई चीज सिक्योरिटी पे रखी है? ठीक है, लाइक आपने प्लेज पे रख दिया, आपको कोई फिक्स एसेट परचेज करना था और आपने आपका स्टॉक प्लेज पे रख दिया, या फिर आपने शेयर्स डिबेंचर्स दे दिए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें ऑडिटर को चेक करनी चाहिए। मैम यस मैम आपने यूज ऑफ लोन फंड में क्या बताया था? यूज ऑफ लोन फंड में मैंने बताया था कि जो अगर आपका शॉर्ट टर्म लोन है तो आपको उसे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए ही यूज करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म लोन्स हैं तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज में लेना चाहिए। ओके मैम। मैम ये अभी अपन ने जो पॉइंट लिया प्लेज, जब अपन ने क्लोजिंग मतलब वो सॉरी स्टॉक को प्लेज किया, इसके अंदर ये वाला पॉइंट अपन मतलब ऑडिटर वो जो अपन ने क्लोजिंग स्टॉक के लिए पढ़ा उसमें भी कंसीडर हो सकता है ना? हाँ, आप उसमें प्रेजेंटेशन पर्पस से लिख सकते हैं कि अगर आपका स्टॉक जो है वो प्लेज पे है तो उसका जो फुटनोट के अंदर आपको ये चीज दिखाना चाहिए कि ये इतना अमाउंट ऑफ स्टॉक आपने प्लेज पे रख रखा है। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अगर एंटिटी कंपनी है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ लिए आप लोगों ने? नो मैम अभी बचा ये चैप्टर। अच्छा, ये चैप्टर बचा हुआ है तो वहां पे अकाउंट्स के अंदर ये पॉइंट पढ़ोगे आप लोग कि अगर एंटिटी कोई कंपनी होती है तो कंपनी कोई लोन लेती है तो उसका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता है ना। जैसे कि अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है तो वो करंट लाइबिलिटीज के अंदर जाना चाहिए, अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो आपने जो लोन लिया है उसको अकॉर्डिंगली करंट नॉन करंट के अंदर राइटली करेक्टली सेग्रीगेट किया या नहीं किया, ये चीज आपको चेक करनी चाहिए। ओके, देन आप लोन केवल बैंक से नहीं ले सकते हो, लोन आप रिलेटेड पार्टी से भी ले सकते हो, फ्रेंड्स से भी ले सकते हो। तो ऑडिटर को ये चेक करना चाहिए कि अगर आपने रिलेटेड पार्टी से लोन लिया है तो आप उसे इंटरेस्ट रेट नॉर्मल इंटरेस्ट रेट दे रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है मार्केट के अंदर आपको 6% इंटरेस्ट रेट से लोन मिल रहा है और आप उसे एक्सेसिव अनरीजनेबल रेट्स पे इंटरेस्ट दे रहे हो, 12% पे दे रहे हो, 15% पे दे रहे हो। ठीक है, तो ऑडिटर को इंटरेस्ट रेट भी चेक करनी चाहिए। कब चेक करेगा? नॉर्मली जब ये रिलेटेड पार्टी से लोन लिया हुआ होता है या फ्रेंड से लोन लिया हुआ होता है। अगर बैंक से ले रहे हैं हम तो बैंक के अंदर हम ये चीज एफर्ट नहीं कर सकते कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो बैंक हमेशा अपने नॉर्म्स के हिसाब से ही चलती है। ओके, देन टाइमली पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लोन एग्रीमेंट, ये पॉइंट रिपीट हो गया मेरा, ऊपर भी लिख दिया था मैंने, लोन एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट एंड पेमेंट। यस मैम, 4th पॉइंट। एक्रूअल बेसिस के हिसाब से आपको सबको ही पता है कि वही आउटस्टैंडिंग अनअर्न्ड मैंने कहा था आपको, ये चीज चेक करनी होती है। तो लोन के अंदर कोई इंटरेस्ट ऐसा है जो ड्यू हो गया फॉर द ईयर
और आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो उसका अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे किया या नहीं किया, ठीक है। लोन्स जो है वो सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, ये चीज चेक करना चाहिए। अगर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो टीडीएस टाइमली पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीजें आपको चेक करनी चाहिए। देन क्लोजिंग बैलेंस, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्लोजिंग बैलेंस लोन का कैसे डिटरमाइन करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट। तो इस तरीके से आपने लोन का क्लोजिंग बैलेंस निकाला है या नहीं निकाला है, ओके। देन आपका चार्ज क्रिएट हुआ, आपने लोन लिया, कोई चीज प्लेज पे दी थी तो आपका चार्ज क्रिएट हुआ था। चार्ज क्रिएट हुआ तो कल भी आपने मुझे बताया था कि चार्ज का फॉर्म जाता है, वो सीएचजी फॉर्म आपने आरओसी के साथ फाइल किया या नहीं किया, इसका चेकिंग ऑडिटर को कर लेना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो एक ऑडिटर को लोन्स के रिगार्डिंग चेक करने चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है। यस मैम, आपने बैंक लोन स्टेटमेंट में ही वो डाल दिया ना, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना कितना जाएगा। बैंक लोन स्टेटमेंट से आप सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रिंसिपल कितना कितना पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट का कितना कितना पेमेंट हो गया, है ना। और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक स्पेसिफिक की क्लोजिंग बैलेंस, हालांकि ये चीज इसी में कवर हो जाती है, ठीक है, बट एक स्पेसिफिक पॉइंट डाल दिया कि ऑडिटर को क्लोजिंग बैलेंस हमेशा वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन वो नॉर्मली हमेशा क्लोजिंग चीज का ही करता है, इसलिए ये मैंने अलग से पॉइंट डाल दिया। ओके मैम, ठीक है, तो ये हो गए मेन जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। ये नॉर्मली एग्जाम के अंदर आ जाते हैं कि इनका वाउचिंग कैसे करोगे, इनका वेरिफिकेशन कैसे करोगे। क्लियर, समझ में आया वाउचिंग वेरिफिकेशन कैसे चलता है? यस मैम। ठीक है, तो अब वेट 2 मिनट्स। शायद वाउचिंग वेरिफिकेशन के मेरे मैनुअल नोट्स हैं आप लोगों के पास में। यस मैम। यस मैम, नोट्स मैम। मैम हो गए चैप्टर? हाँ, चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिर्फ आपको रीड करवाना है नोट्स में से मुझे। मैम, तो इसमें से ऐसे मैम? क्वेश्चन ही आते हैं कि मतलब आपको कोई सा भी मतलब फिक्स्ड असेट्स बोल देंगे और उसकी वाउचिंग और वेरिफिकेशन हाँ। कैसे करोगे? बिल्कुल, ऐसे दो questions टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो हो गया जो अपन ने अभी तक पढ़ा, लाइक अगर आपको फिक्स एज एन ऑडिटर अगर आपको फिक्स असेट्स का वेरिफिकेशन करना है तो आप कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, तो वो हमको सारे पता है। एज एन ऑडिटर आपको सैलरी का वाउचिंग करना है तो आप कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, वो आपको सबको पता है। ये तो हो गए थोड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चंस, है ना। इसके अंदर नॉर्मली फिक्स असेट्स, इन्वेंट्री और सैलरी, परचेज, सेल्स यही आते हैं, ठीक है। एंड लोन कभी कभी आ जाता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका फिक्स असेट्स और क्लोजिंग स्टॉक और सैलरी, परचेज, सेल्स, ये सब आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गए फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे रहते हैं। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे जो थियोरेटिकल टाइप के रहते हैं, उसके अंदर आ जाएगा कि वाउचिंग किसे कहते हैं, वेरिफिकेशन कैसे कहते हैं, वाउचिंग वेरिफिकेशन में डिफरेंस क्या है ना, वाउचर्स क्या होते हैं, क्योंकि वाउचिंग किससे करते हैं, नॉर्मली वाउचर्स से करते हैं, जो एविडेंसेस होते हैं। मैम में फोटो क्लियर नहीं है। ओके, मैं आपको क्लियर फोटो भेज दूंगी इसका, है ना, या फिर मैं इसे है ना वर्ड में ही आपको कॉपी करके सेंड करूंगी। तो एक बार के लिए आप अभी रीड तो कर लीजिएगा इसको, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग, देखिए एक हमें तो अब सर ने नोट भी दे दिए वाले। ओके, आप एक बार ये चैप्टर पूरा पढ़िएगा अपने घर पे, ठीक है। मैं आज आपको ये होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि जो भी चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाई है वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ भी ज्यादा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो एक बार आप लोग खुद से इसे रीड करना, देन मैं आपको कल विद इन 10 to 15 मिनट्स ये पूरे नोट्स पढ़ा दूंगी और उसके बाद में मैं आपसे एमसीक्यू पूछूंगी ऑडिट एविडेंसेस चैप्टर के, वाउचिंग वेरिफिकेशन के, डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर के, ठीक है। इन 3-4 चैप्टर्स जो हमने खत्म किए हैं, ठीक है। और प्लानिंग वाला चैप्टर, प्लानिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो उसके इतने एमसीक्यूज नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे मॉड्यूल में भी गिवन नहीं है।
तो एविडेंसेस वाला चैप्टर वाउचिंग वेरिफिकेशन और थर्ड वन इज डॉक्यूमेंटेशन। इन तीनों के एमसीक्यू और स्कैनर के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये 5-6 पेपर जो हैंड रिटर्न है आप विद इन 15 मिनट्स पढ़ लेंगे, क्योंकि हैंड रिटर्न है तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दूर दूर लिखे हुए हैं वर्ड्स। तो इन्हें पढ़ करके कल हम इसको रीड कर लेंगे विद इन 10 to 15 मिनट्स। यस अर्शप्रीत? मैम मतलब हम ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से, मतलब आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए, हम उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पढ़ ले पीछे से। ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगी कल आपको क्लास में। ओके ओके मैम, मैथ में हो गया? हाँ, आज का हो गया। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। नो प्रॉब्लम्स। तो ये रिक्वेस्ट है, कल कोई मत कहना कि मैडम पढ़ा नहीं। इस चैप्टर को आप लोग रीड करके आएंगे। थैंक यू मैम। ओके मैम। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।